नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। करनाल में पुलिस से भिड़ गए आप कार्यकर्ता। जी हां, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। कृषि कानूनों पर आपका ये सियासी बवाल जारी है। सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश थी। पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की किस तरीके से हुई है, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जता रहे थे। जब पुलिस ने उनके विरोध पर आपत्ति जाहिर की तो देखिए किस तरीके से पुलिस से भिड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश थी और हालांकि पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग लगा दिया था, लेकिन बैरिकेडिंग पर चढ़कर पुलिस से कैसे बदसलूकी कर रहे थे आपके कार्यकर्ता, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। करनाल की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उलझ पड़े हैं। यहां पर कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी अब इस विरोध को आगे बढ़ा रही है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली किसानों के लिए निकाली गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की थी कार्यकर्ताओं ने। इस बीच पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की की भी खबरें सामने आई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिशें की जा रही थी। पुलिस के लाख मनाने के बावजूद ये लोग पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है। रेल रोको आंदोलन किसान कर रहे हैं। इस बीच अब करनाल में किस तरीके से विरोध हो रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना मास्क पहने आम आदमी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सरकार खट्टर सरकार किसानों की विरोधी सरकार है। किसानों पे दमनकारी नीति अपनाती है। किसानों की फसल जब बिक्री का समय आता है मंडियों में अड़चन पैदा करती है। आज हम सब किसानों के हक के अंदर खच्चर सरकार का ये जो किसान विरोधी चेहरा बेनकाब करने के लिए करनाल के अंदर आए हैं और इनका घेराव करने के लिए आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता करनाल से हिमांशु नारंग जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यहां पर तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े हैं। अभी की क्या स्थिति है? देखिए, अब फिलहाल जो प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से खत्म हो चुका है, लेकिन पूरे आक्रामक तौर पर पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के और जो हरियाणा प्रभारी हैं सुशील गुप्ता, वो यहाँ पर पहुंचे थे और तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का एक पैदल मार्च निकाला और निरंकारी भवन से होते हुए वो सीएम आवास को घेरने के लिए निकले थे। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से ही विधायक हैं, तो उनका प्रेम नगर के अंदर घर भी है, तो उस आवास को घेरने की प्लानिंग की गई थी। लेकिन रास्ते में ही पुलिस बल की तरफ से बैरिकेडिंग की गई और वहां पर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन धक्का मुक्की कार्यकर्ताओं और जो पुलिस है उनके बीच में हुई और बैरिकेडिंग को हटाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। बात साफ है कि यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी पार्टी और जेजेपी पार्टी मिलकर किसानों को समझाती है कृषि कानूनों को लेकर, क्योंकि लगातार पूरे हरियाणा के अंदर कभी आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कभी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कभी इनेलो प्रदर्शन कर रही है और करनाल उनका मुख्य गढ़ होता है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये विधानसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किसानों का इस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि चाहे पंजाब की बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए। हिमांशु, बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी इतनी सक्रियता क्यों दिखा रही है और मुख्यमंत्री पर दबाव बनाकर ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं?
देखिए, राजनीति है और राजनीति में हर कोई इस मौके को भुनाना चाहता है, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और किसान का मुद्दा जब भी सामने निकल कर आता है तो ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि वो फ्रंट फुट पर आकर मैदान में लड़े। आने वाले दिनों में बड़ौदा उपचुनाव भी है, देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है, लेकिन हर पार्टी सक्रियता अपनाने में जुटी हुई है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें। और मनोहर लाल खट्टर विधानसभा क्षेत्र है उनका करनाल, तो बिल्कुल हिमांशु, तो कुल मिलाकर हर पार्टियां किसानों के मुद्दे पर सियासत कर रही हैं, लेकिन जो किसानों का हक है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। और खबर संगरूर से, जहां के सुनाम में गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। कुरियर डिलीवरी करने आए 2 युवकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। शेलर मालिक को पीटा गया, दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, लैपटॉप छीन कर भागे। पैसों को लेकर विवाद था। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। गुंडागर्दी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुनाम की ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से कुरियर डिलीवरी करने आए 2 युवकों की ये गुंडागर्दी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए कैसे दरवाजे को, शीशे को, खिड़कियों को तोड़ा जा रहा है और घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लैपटॉप छीनकर ये दोनों भागे हैं और पैसों को लेकर विवाद बताया जा रहा है। संगरूर के सुनाम में गुंडागर्दी का नंगा नाच खेला गया, नंगा नाच देखा गया है। कुरियर डिलीवरी करने आए 2 युवकों की ये गुंडागर्दी देखने को मिली है। शेलर मालिक को पीटा गया है और दफ्तर में भी देखिए किस तरीके से रॉड से तोड़फोड़ की जा रही है। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुरियर डिलीवरी करने वाले ये दोनों बताए जा रहे हैं, इन लोगों ने गुंडागर्दी की है। और फसलों की खरीद पर हुड्डा ने सवाल खड़े कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री पिपली अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे थे। कहा कि अभी तक सिर्फ 5% ही खरीद हो पाई है, एमएसपी से भी कम दाम में खरीद हो रही है। किसानों की समय पर पेमेंट नहीं हो रही है, यह भी एक बड़ा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगाए गए। एमएसपी 1885 की है और ये 1845 बिक्री है। और इससे पहले 200 रुपए कम बिकी है। तो कहाँ ये एमएसपी देंगे भाई? कॉन्ट्रैक्ट का जो लेके है उसका नियम 6 पढ़ा आपने? नियम 6 में ये था कि एमएसपी से कम कोई नहीं कर सकेगा। 15% सिक्योरिटी रखी थी, किसान को प्रोटेक्ट किया था। वो ये रख दें, मैं कोई एतराज नहीं भाई, हम यही तो कह रहे हैं। ज्यादा जो है एमएसपी से कम नहीं लिख सकते कोई। तो एक तरफ जहां कृषि कानूनों पर सियासत जारी है, तो वहीं मंडियों में किसानों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। किसानों की परेशानियों को देखते हुए बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी अनाज मंडी का दौरा किया, लेकिन रविवार को छुट्टी के दिन ना किसान मिले और ना ही कोई समस्या बताने वाला। वहीं धर्मवीर सिंह ने खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने अधिकारियों को अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बीजेपी सांसद ने एक बार फिर दोहराया कि एमएसपी खत्म नहीं हुई। ऐसा मेरी कल बात हुई थी सीएमडी प्रदेश, तकरीबन मंडियों में जहां जहां हम गए, एक सामूहिक समस्या 2-3 प्रकार की आई है। एक तो टोटल रजिस्ट्रेशन यहाँ 12,000 से ज़्यादा है। सरकार की नीयत है और आदेश भी हैं कि हम दिवाली से पहले बाजरा और मूंग की कंप्लीट खरीद करेंगे। इसके लिए जितना टोकन बढ़ाया जा सकता है, डिमांड सभी किसान और व्यापारियों की 300 टोकन की है। इसलिए हम आश्वासन देना चाहते हैं सभी को, और विश्वास कीजिए कि आपके टोकनों की संख्या हम मंडे ट्यूसडे को बढ़ा देंगे। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास कीजिए। उन्होंने जो बार बार कह दिया, हर मीटिंग में कह दिया कि एमएसपी जारी रहेगा, मंडियां बिल्कुल बंद नहीं होंगी। अब प्रधानमंत्री से बड़ा आदमी तो इस देश में डेमोक्रेसी के हिसाब से दूसरा नहीं हो सकता कोई।
और कैथल में राशन डिपो में अनाज सप्लाई के नाम पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। कलायत में अवैध तरीके से 72 क्विंटल गेहूं बेचने का मामला सामने आया, लेकिन गोदाम के चौकीदार की शिकायत पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 145 कट्टे गेहूं को बेचने की पूरी तैयारी थी, लेकिन एसडीएम ने छापेमारी कर गाड़ी को जब्त कर लिया। इस घोटाले में सरकारी अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो गोदाम से 72 क्विंटल गेहूं बाजार में बेचा गया है। आटा मिल से 145 कट्टे गेहूं को जब्त किया गया। हमारे पास भी सूचना आई, एसडीएम साहब ने शिकायत दी है, पुलिस भी मौके पे चली गई थी। उसको टैंकर को यहाँ ले आए हैं, उसमें 145 कट्टे बताए हैं और हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें 381, 409, 120 भी धारा ऐड कर दी और आगे की तफ्तीश में जो भी सामने आएगा, इसमें जो भी दोषी होगा उसको सजा। अभी इसमें ड्राइवर मिला है और इसके अलावा जो भी इसमें शामिल होगा, कहाँ से ये माल आया और यहाँ क्यों आ रहा था, उनके पास कोई रसीद वगैरह नहीं है, तो जो भी इसमें ये तफ्तीश का मैटर है और इसको कार्रवाई करी जाएगी। तो गोदाम के चौकीदार की शिकायत पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 145 कट्टे गेहूं को बेचने की पूरी तैयारी की जा रही थी, लेकिन एसडीएम ने छापेमारी कर गाड़ी को जब्त कर लिया है। इस घोटाले में सरकारी अधिकारियों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं पुलिस कह रही है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कैथल से ये खबर है, जहां पर राशन डिपो में अनाज सप्लाई के नाम पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। कलायत में अवैध तरीके से 72 क्विंटल गेहूं बेचने का मामला सामने आ चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कैथल से वीरेंद्र पुरी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, बताइए इस घोटाले का खुलासा हुआ कैसे? जी कमरुद्दीन, मैं बताना चाहूंगा कि कल रात को एक कैंटर में लगभग 145 जो थैलियां थी, वो डीएफएससी का एक गोदाम है, वहां से वो कैंटर निकलता है। जैसे ही जो वहां का गेटकीपर होता है उसकी निगाह पड़ती है, तो उसके मन में ये जाता है कि बिना गेट पास के ये कैंटर जो है निकल कैसे गया। तो उसका पीछा करता है और देखता है कि कैंटर कहाँ जाता है। तो वो एक फ्लोर मिल में जाता है। तो उसके बाद वो एसपी को और डीसी और बड़े अधिकारियों को फोन करता है, तो आगे छापेमारी होती है, तो पूरा मामला सामने आता है। जी, लेकिन वीरेंद्र, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस घोटाले में सरकारी अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं और उस गार्ड को सलाम जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, उसने बाकायदा इसकी शिकायत दर्ज कराई। जी, जैसा कि मान लो एक पूरी प्रक्रिया होती है, काफी दिनों से जैसा कि प्रशासन के बड़े अधिकारियों को शिकायत भी मिल रही थी कि जो गोदाम है खाद्य आपूर्ति विभाग के, उनमें जो अनाज है उसके ऊपर पानी डालकर उसके वजन को बढ़ा दिया जाता है और फिर जो वजन बढ़ता है उस फालतू जो गेहूं है उसको बेच दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जो गोदाम के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो वो उनकी मिलीभगत जरूर हो सकती है। तो इसको लेकर पूरी बिल्कुल बिना मिलीभगत के ये खेल खेला ही नहीं जा सकता। वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने हेलमेट पहनकर अपना भाषण दिया। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सैनी खानपुर खुर्द गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन राजकुमार सैनी का आरोप है कि उन्हें सभा में पथराव की धमकी मिली थी। इस लिहाज से उन्होंने हेलमेट पहनकर भाषण दिया ताकि देश को पता चल सके कि आखिर आज हरियाणा के हालात क्या हैं। हालांकि सैनी के विरोध को देखते हुए पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। हम चाहते हैं कि अगर आप मैं हेलमेट रख करके फिर जो है ना भाषण दूं ताकि पूरा देश देखे ये लोग जो है ना इस देश को क्या करना चाहते हैं। हम ये गरीब जनता जो आज 10 पैसे हिस्से पे है,
दलित और पिछड़े की आजादी अभी हुई है नहीं हुई भगवान जाने, लेकिन हमें इस बात का एहसास है ताकि ये देश भी देख ले। हम चाहते हैं कि अगर आप प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात कहने में किसी आदमी को रोकने का प्रयास करते हैं तो हमें कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि आखिर इस जनता की आप वोट क्यों लेते रहे। हमने हर बार आप लोगों को सर के ताज बना के रखा। पानीपत में डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो चुकी है। इंजेक्शन लगाने पर उसकी तबीयत बिगड़ी थी, ये परिजन कह रहे हैं। उल्टी आने पर क्लिनिक ले जाया गया था मासूम को। परिजनों का आरोप है कि समझौते का दबाव भी बनाया जा रहा है। हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है, पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन यहां पर पानीपत में डॉक्टर की लापरवाही ने एक 6 साल की मासूम की जान ले ली है। इंजेक्शन लगाने पर उसकी तबीयत बिगड़ी है। परिजनों ने डॉक्टरों पर यह बड़ा आरोप लगाया है। पानीपत में किस तरीके से डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, ये इसकी वानगी है। उल्टी आने पर इसे क्लिनिक ले जाया गया था, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और मासूम बच्ची की मौत हो गई। और अब परिजनों का आरोप है कि समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पानीपत कबाड़ी फाटक के पास अर्जुन नगर का ये पूरा मामला है। तो परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की जान गई है। हालांकि परिजनों का आरोप यह भी है कि समझौते के लिए उन पर अब दबाव बनाया जा रहा है। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मासूम की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मासूम की मौत हो गई। ने बुलाया, वहाँ पे जाके मैं लड़की लेके गया, जो ने एक इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद फिर हमारी लड़की नहीं ठीक हुई। सुबह इन्होंने 3 बार दवाई दी है और 3 बार दवाई देने के बावजूद भी इन्होंने चेकअप करवाया हमारा 1:30 बजे हमारा चेकअप किया, इनसे ब्लड नहीं निकला। उसके बाद भी इन्होंने ब्लड उसका निकाला, अपने पास भी निकाला, फिर वहाँ भी जहाँ पे ये टेस्ट हुए हैं जो वहाँ भी ये गए। अब हमारे ऊपर ये दबाव बना रहे हैं, अगर जो हम 2 दिन भी यहाँ रुक जाएंगे तो मेरे को जी कुछ भी हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पानीपत से जुड़ चुके हैं सुमित भारद्वाज। सुमित, एक बहुत बड़ी लापरवाही, डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही और परिजनों का हाल तो बेहाल है क्योंकि उन्होंने अपनी मासूम को खो दिया है। पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। बताइए, पुलिस किस दिशा में आगे बढ़ रही है? परिजनों का तो इस मामले के बाद रो रो कर बुरा हाल है। गरीब थे इसलिए वो जो है बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद मोहल्ला क्लिनिक पर जो है लेके गए थे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टर की लापरवाही जरूर सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को गलत इंजेक्शन दे दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। हालांकि पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला जरूर दर्ज कर लिया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है आरोपी डॉक्टर जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्या आरोपी डॉक्टर फरार है, ऐसा कह रहे हैं सुमित आप? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक जो है आरोपी डॉक्टर है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जो है डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। और परिजनों का ये भी आरोप है सुमित कि अब परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है। किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है? क्या समझौते की बात सामने आ रही है? जैसे बच्ची की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और बच्ची की उसके बाद मौत हो जाती है तो परिजन जो है पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस के पास परिजन शिकायत लेकर पहुंचे, उसके बाद से डॉक्टर पक्ष जो है, डॉक्टर के जो जानकार हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो समाज में उठने बैठने वाले हैं, अपना दायित्व रखते हैं, वो लोग जो है बच्चे के परिजनों के पास पहुंचे और उन पर दबाव बनाए कि शिकायत उठा ली जाए। लेकिन जब बच्चे के परिजन नहीं माने तो जो लोग दबाव बनाने के लिए पहुंचे उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत देने का कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर 2 दिन बाद छूट जाएगा। लेकिन परिजनों ने किसी की एक न सुनी और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है जी। बिल्कुल सुमित, पानीपत के कबाड़ी फाटक के पास अर्जुन नगर का ये पूरा मामला है जी बिल्कुल। तो क्या इसमें यहाँ जो क्लिनिक है, क्या झोला छाप डॉक्टरों के सहारे इलाज होता है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए काबड़ी रोड की तो वहाँ पर जो लेबर तबका रहता है और गरीब आदमी वहाँ होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी वहाँ रहते हैं। जो डॉक्टर हैं, जो जिनके पास छोटी डिग्रियां होती हैं, वही यही इन्हीं को अपना निशाना बनाते हैं और ऐसी कॉलोनियों में जाकर बिल्कुल। तो सुमित, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है और देखना होगा पुलिस उस फरार डॉक्टर को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और एसजीपीसी चुनाव पर सुखबीर बादल ने बड़ा बयान दिया। कहा, जो चाहे चुनाव लड़े, सभी का स्वागत। संगत तय करेगी, कमेटी का जिम्मा किसे सौंपना है। 100 साल से सिख संगत का अकाली दल पर विश्वास है। एसजीपीसी पर सवाल उठाने वाले अपने गिरेबान में झांके। पहले भी किया सी, श्रोमणी अकाली दल पहले भी तैयार सी इलेक्शन वास्ते, हुण भी तैयार है। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ दिन ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਐਕਸਲੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। पर ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। जो चाहे चुनाव लड़े, सभी का स्वागत है। सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं, संगत तय करेगी कमेटी का जिम्मा किसे सौंपना है। और केंद्र सरकार जल्द ही करतारपुर कॉरिडोर को खोल सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने इसकी जानकारी दी। तरुण चुघ ने कहा कि केंद्र सरकार कॉरिडोर खोलने के लिए तैयार है, सिर्फ स्थानीय एजेंसियों से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। आपको यहां बताना बहुत जरूरी है कि कोरोना के चलते मार्च से ही करतारपुर कॉरिडोर बंद है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल ही पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया था और पिछले दिनों ही सिख जत्थेबंदियों ने कॉरिडोर को खोलने की मांग उठाई थी और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये कॉरिडोर खुल जाएगा। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ तो केंद्र सरकार कॉरिडोर खोलने के लिए तैयार है। चुघ ने कहा है, लोकल एजेंसियों से बस हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है, उसके बाद जो जत्थेबंदियों का सपना है वो पूरा हो जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।